हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज हितेश जेतवानी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई इकोनॉमिक्स में से बजट का चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बजट चैप्टर को। सबसे पहले बच्चा हमें ये देखना है कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कौन उसको प्रिपेयर करता है, कौन उसको अनाउंस करता है, कब अनाउंसमेंट होता है, कहाँ से वो पास करा जाता है। सो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा बेटा। ये जो टोटल गवर्नमेंट बजट का चैप्टर है दैट इज अबाउट 12 मार्क्स। आपकी सीबीएसई बोर्ड में जो है वो 12 मार्क्स के आसपास रहेगा, तो मेक श्योर अच्छे से पढ़ना है। पार्ट 1 में हम बजट की जो थियरी पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, और पार्ट 2 में हम इसके जितने भी रिलेवेंट सम्स हैं वो सारे हम पूरे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट। बेटा देखो, बजट होता क्या है। सो जनरली अगर हम हमारे घर में भी देखें तो इट इज मैंडेटरी कि हम हमारा बजट बना के चले। Budget is an estimated statement, is an statement for future for estimated revenues और estimated expenses। हमारे आने वाले टाइम में अंदाजित खर्चा हमारा कितना होगा और अंदाजित इनकमें क्या होंगी, उसके लिए हम जो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड बजट। नाउ गवर्नमेंट बजट बच्चा, a government budget is an annual statement showing item wise estimates of receipts and expenditure। दोनों बेटा ध्यान रखना है कि जो रिसिप्ट्स मतलब हमारी इनकम है वो, और हमारे एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, हमारा जो फाइनेंशियल फिजिकल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसके लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जाता है। अब बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। जो बजट है बेटा वो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी बनाती है, और जो लोकल बॉडीज है वो भी बनाते हैं। बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो स्टडीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही है। मतलब वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट यूनियन बजट। हमारे यहाँ पे कोई स्टेट बजट के बारे में या जो लोकल लेवल बॉडीज हैं उनके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। तो हमारी स्टडीज में सिर्फ हमें यूनियन बजट के बारे में सीखना है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्स आर प्लान एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। बेटा हमेशा एस्टिमेटेड वर्ड ध्यान रखना। जो बजट के अंदर तुम्हें नंबर मिलता है दीज आर नेवर अ फिक्स्ड नंबर, दीज आर दी अप्रोक्स नंबर कि टोटल कितना खर्चा आ सकता है, टोटल कितनी इनकमें हो सकती है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी एडीएस में हमने प्लान एक्सपेंडिचर्स, प्लान रेवेन्यूज, प्लान डिमांड, प्लान सप्लाई, और एक्चुअल जो नंबर आता है दैट्स वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे भी ऐसा है। In India, the budget is presented by Parliament, presented in the Parliament on a such day as President may direct by convention। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट। देखो बजट जो है वो कब प्रेजेंट करा जाता है तो उसका मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। दैट इज ऑन 1st डे ऑफ February। जो फेब मंथ आएगा उसके पहले ही दिन 1st डेट को हम बजट को अनाउंस कर लेंगे। और जो बजट अनाउंस करा जाता है दैट इज अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट हाउसेस। लोकसभा में जो है ये बजट प्रेजेंट करा जाता है। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड। इसको इम्प्लीमेंट डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, वी हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी परमिशन लेना ज्यादा नीडेड है। तो वो चीज हो जाए उसके बाद द बजट starts implementing from 1st April to 31st March। Then the budget reveals the financial performance of the government of the last year। देखो बेटा हमने बिजनेस स्टडीज में भी देखा कि जो प्लानिंग करा जाता है वो पास्ट ईयर का जो हमारा डेटा था, पास्ट ईयर के डेटा को ध्यान में रख के हम प्लानिंग करते हैं। तो सेम यहाँ पे जो बजट बनाया जाएगा वो पास्ट परफॉर्मेंस जो है हमारी कंट्री का कैसा रहा उसके हिसाब से हम नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ना बजट में आता है क्या, देखो बेटा बजट के अगर मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आता है बेटा। रियल फ्लो इट्स ऑल अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, एंड मनी फ्लो हम जानते हैं द फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीखा था उसमें गुड्स एंड सर्विस एक साइड होता है और उसके दूसरे साइड जो है वो पेमेंट वगैरह होता है, दैट इज मनी फ्लो। चलिए नाउ बजट रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब टोटल इनकम। ठीक है, बजट रिसिप्ट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द गिवन फिजिकल ईयर। जितना भी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, फ्रॉम टैक्सेशन, फ्रॉम फाइन्स, फ्रॉम एसचीट, फ्रॉम पेनल्टीज, अलग अलग जितने भी सोर्सेज है वो सारे यहाँ पे रखे जाएंगे। बजट का रिसिप्ट साइड जो है दैट शोज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। बजटरी रिसिप्ट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं तो बच्चा देखो सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम्स
उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जैसे बोरोइंग्स करना, जो आपकी लायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या तो आपके असेट्स को कम कर सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो पहले हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में पहली जो इनकम होती है दो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, एंड सेकेंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे फाइन्स, एसचीज, बहुत सारी चीजें आएंगी, हम एक एक करके करते जा रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग्स आती हैं, रिकवरी ऑफ लोन आता है और अदर रिसिप्ट्स आते हैं, ठीक है। चलो यहां तक ये पता चला कि रिसिप्ट्स क्या होता है, तो टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, और जो इनकम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जो रेगुलर इनकम्स हैं, जो रिकरिंग है इन नेचर। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो रिकरिंग नहीं होती, वो कभी कभार इनकम्स होती है। चलो बेटा शुरू करते हैं। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट्स refers to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in assets। ये ऐसी चीज है बेटा कि जैसे जो गवर्नमेंट के वेंचर्स चल रहे हैं या गवर्नमेंट के अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ना तो ये लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही हमारी असेट्स को रिडक्शन करता है। यहाँ पे भी आप देख पाओगे बेटा, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, ना ही कोई कर्जा होता है, ना ही इसके ऊपर कोई असेट क्रिएट होती है। दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर। बेटा ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे वो रेगुलर मतलब रिकरिंग इन नेचर होता है। बाय द गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। A receipt is a revenue receipt it is if it is satisfied all the following two essential conditions जो मैंने आपको बता दिए। ना ही ये लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, ना ही हमारी असेट्स को रिड्यूस करते हैं। ना रेवेन्यू रिसिप्ट्स की हमने बात कर दी। ना रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो दो कंपोनेंट्स हैं कि कौन से हो सकते हैं, तो बेटा देखो, एक टैक्स रेवेन्यूज होता है, इधर इट को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, वो इसी के अंदर आएगा। सेकंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज है बेटा। तो सर नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं? चलो पहले टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। नाउ टैक्स रेवेन्यू रेफर्स द टोटल रिसीट्स फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स हैं जो ओनली टैक्सेस के थ्रू आ रहे हैं, वो टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएंगे। टैक्सेस कंपल्सरी पेमेंट, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। जो टैक्स है बेटा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एवरीवन हैज टू पे। टैक्स रिसिप्ट्स आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल। ये बेटा देखो, जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो गवर्नमेंट हमारे पीछे ही खर्च करती है फॉर बेटर स्कीम्स, बेटर फैसिलिटीज लाइक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पीछे गवर्नमेंट खर्च करती है। अ टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द टैक्स अमाउंट विल बी यूज फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हमारे पीछे खर्च करती है। वो जो टैक्स पेमेंट है बेटा, जो तुम टैक्स करोगे वो डायरेक्टली तुम्हारे पीछे तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल के या तुम्हें कोई स्कीम का बेनिफिट देके ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं सब लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर रिसिप्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट के रेगुलर रिकरिंग नेचर के ये इनकम होती है बेटा। द गवर्नमेंट कलेक्ट्स वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक टू मेक द डे टू डे एक्सपेंडिचर्स एंड देयर इज स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु फेल्स टू पे द टैक्सेस। अगर कोई इंसान टैक्स नहीं भरता है तो गवर्नमेंट स्टार्ट्स टेकिंग द स्ट्रिक्ट एक्शंस। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स कैन बी प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो सोर्स ऑफ इनकम है बेटा, उसमें जो पहला टैक्स रेवेन्यूज है उसके भी दो टाइप्स आएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलो क्लियर करते हैं। देखो मैं आपको बहुत सिंपल वे से बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कहीं का हमारा स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह हो गए, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो जो भी हमारे टैक्सेस है, इनकम टैक्स वगैरह, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें दैट इज जीएसटी, ठीक है। तो वो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। डायरेक्ट टैक्स refers to the tax that are imposed on the property, income of individual and companies are paid directly them to the government. They are imposed on individuals and companies, दोनों के ऊपर लगता है। They are directly affect the income level and purchasing power of the people. ये दोनों को अफेक्ट करता है। अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है हमारा परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इसमें कौन से टैक्स आते हैं सर? तो पहला इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गए जो कंपनीज को पे करने होते हैं, इंटरेस्ट टैक्सेस आ गए, डेथ ड्यूटीज आ गए, कैपिटल गेन्स आ गए। सो दीज आर द एग्जांपल्स जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं बच्चा। इनडायरेक्ट टैक्सेस
Indirect taxes refers to those taxes which can be shifted to another person or entity, जो तुम किसी के ऊपर डाल सकते हो। जैसे जीएसटी जो है बेटा हम डायरेक्टली हम किसको पे करते हैं, तो हम पे करते हैं जहां से हम गुड्स एंड सर्विस बाय कर रहे हैं। वी डोंट पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तो वो किसी के ऊपर शिफ्ट करा जाता है। देयर मॉनिटरी बर्डन इज अल्टीमेटली बॉर्न बाय द फाइनल यूजर, और जो जीएसटी का टोटल अमाउंट है वो फाइनल यूजर मतलब जो कंज्यूमर है उसको ही पे करना है। दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड द एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स लाई ऑन द डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों पे आता है बेटा। जो जीएसटी के स्लैब्स हैं वो मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर से लेगा, होलसेलर जो है वो अपने रिटेलर से लेगा, रिटेलर जो है वो कस्टमर से लेगा। तो ये जो बर्डन है ये शिफ्ट होता रहता है, और उसका सिंपल एग्जांपल है बेटा दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, चलिए बेटा, सो दिस इज द डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप इसको रीड करना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर लेना। आई विल मेक इट श्योर कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर लूँ। Now, how to classify a tax as a direct or indirect taxes? बेटा बहुत सिंपल है। A tax is a direct tax if a burden cannot be shifted. इनकम टैक्स का बर्डन तुम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। कंपनी टैक्सेस जो आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड, वो उसी इंसान को भरना है जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। फॉर एन एग्जांपल जीएसटी जो है वो हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ वही क्वेश्चन बेटा जो मेन हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि सर व्हाट आर दी नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो बेटा सारी चीजें समझा देता हूँ। देखो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में पहले आता है इंटरेस्ट। ठीक है, इफ गवर्नमेंट हैज गिवन अ लोन टू समवन, ठीक है, समवन इन द सेंस किसी कंट्री को दे दिया, या किसी स्टेट गवर्नमेंट को, या किसी और कंट्री की गवर्नमेंट को दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जो इनकम होती है बेटा, ठीक है, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। देखो गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन द लोन्स गिवन बाय टू द स्टेट गवर्नमेंट, या किसी यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को दे दिया गया। देन इट कम्स प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। अगर गवर्नमेंट ने अपने फंड को, अपने अमाउंट को किसी कंट्री की इक्विटी लेने में, इक्विटी शेयर्स में अगर डाला हुआ है तो उसके ऊपर भी प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर डिविडेंड भी मिलेगा, तो ये भी गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है। देन फीस, जैसे कोर्ट फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई। बेटा तुम देखो जहां पे कोई लाइसेंस बनवाने की बात आती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसेस वगैरह हो गए, सो यू नीड टू पे नॉमिनल अमाउंट एज अ फीस। तो उस फी की इनकम जो है वो भी गवर्नमेंट को मिलती है। ठीक है, तो बेटा होप ये तीनों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फाइन्स एंड पेनल्टीज, अगर हम किसी भी रूल्स को वायलेशन करते हैं, चाहे तुम ट्रैफिक रूल्स की बात करो, या हम सिविक रूल्स की बात करें, या तो फिर हम क्रिमिनल रूल्स की बात करें, तो वहां पे भी फाइन्स एंड पेनल्टीज लगती हैं। दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सेकेंड, एस शीट्स। बेटा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एस शीट क्या होता है, ये याद नहीं रहता। बेटा देखो एस शीट इज व्हाट इफ समवन डाइज विदाउट अ लीगल हेयर, जिसका कोई मतलब डिसेंडेंट नहीं है, जो उस प्रॉपर्टी का वारिसदार जो हम बोलते हैं वो नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली। It refers a claim of government on the property of a person who dies without leaving behind any legal heir. ठीक है, जिसका कोई आगे पीढ़ी ही नहीं है बेटा, उसको कोई वारिसदार नहीं है उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है। फॉर फीचर्स मतलब जब्त करना। अगर आप किसी भी, जैसे आपके आरटीओ के मेमोज वगैरह फटे हैं बेटा, आपके ट्रैफिक चलान्स वगैरह फटे हुए हैं, अगर आप उसको पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को, आपके व्हीकल को फॉरफीचर कर देंगे, जब्त कर देंगे, और उसको मार्केट में बेचा जाएगा। द सेम गोज ऑन एवरी प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेशल असेसमेंट्स। स्पेशल असेसमेंट्स क्या है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करा है, ठीक है, आपके घर के आसपास, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के आसपास अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर बढ़ी है, तो उसके ऊपर यू नीड टू पे द टैक्सेस, बिकॉज ये कैपिटल गेन के अंदर आएगा बेटा। ठीक है, चलो देन इट कम्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अगर कोई कंट्री हमारी कंट्री को गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस वगैरह देते हैं, तो वो भी हमारी इनकम हो जाती है बेटा। ठीक है, चलो अभी तक हमने कौन सा देखा, तो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखे। अब हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें। देखो बच्चा, कैपिटल रिसिप्ट्स में, कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी, या तो वो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, या तो वो आपके एसेट्स को कम कर देंगे। ठीक है, वो मैं बताता हूँ व्हाट आर दी सोर्सेज। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू का मतलब ही बेटा रिकरिंग होता है, यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, सो दे आर नॉट रिकरिंग, वो रोज रोज नहीं होता है।
सर कौन से सोर्सेज होते हैं, तो लेट मी हेल्प यू कि बेटा देखो, पहला आता है बोरोइंग्स। अगर हमारी कंट्री जो है वो किसी और कंट्री से बोरोइंग्स कर रही है, लोन ले रही है, ठीक है, चाहे वो किसी कंट्री से ले रही है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एलपीजी में आपने देखा होगा कि वी डिमांडेड लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, कहीं से भी अगर लोन ली जाती है तो वो बोरोइंग्स टाइटल के अंदर आता है, ठीक है। इससे आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सेकेंड, रिकवरी ऑफ लोन। इफ आर कंट्री हैज गिवन लोन टू समवन, किसी कंट्री को अगर हमने लोन दी हुई है और उसका हम रिकवरी करते हैं, ठीक है, वो हम वापस ले लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक इनकम सोर्स बन जाएगा। अदर रिसिप्ट्स में डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर के शेयर्स जो है, इक्विटीज जो है, वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को वो बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी वो प्राइवेटाइजेशन में सीखा हुआ है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, इससे भी इनकम होगी। और स्मॉल सेविंग्स रेफर्स टू फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक से जो फंड्स इकट्ठा करे गए, ठीक है, यहाँ तो मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट रख दिया गया कि तुम्हें बैंक में इतना अमाउंट रखना है, या जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं जो पब्लिक कर रही है, वो अगर बैंकों में पड़ी रहती है तो वो भी गवर्नमेंट के लिए इनकम बनती है बच्चा। चलो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का अगेन देयर इज अ डिफरेंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट करके जाना। देन रिसिप्ट्स एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, देखो वापस एक बार साथ में हम डिफरेंस देखते हैं। A receipt is a capital receipt if either it creates a liability या reduce assets। अगर कोई भी इनकम आपकी लाइबिलिटी बढ़ाती है या आपके असेट्स को कम करती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर कोई भी इनकम जो रिकरिंग इन नेचर है, जो आपकी ना ही लाइबिलिटी बढ़ाती है ना ही आपकी प्रॉपर्टी को कम करते हैं, तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर की बात करें तो सेम दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पे गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो रिकरिंग इन नेचर है, ठीक है, बार बार होते हैं, जो रेगुलर होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभार होते हैं। देख लेते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स, ना ही उससे कोई एसेट बन रही है, ठीक है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम किसी को सैलरी देते हैं, हम पेंशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उससे लोगों को मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है, तो उससे ना ही कोई एसेट बन रहा है ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, बजटरी एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। चलो दोनों चीजें देखते हैं। Now capital expenditure refers to the expenditure which either creates a liability या which either creates assets, या तो फिर रिडक्शन इन लाइबिलिटीज, या तो ये असेट्स क्रिएट करेंगे या तो क्या करेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी को कम कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल, लोन टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। अगर तुम किसी को लोन देते हो बेटा, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी असेट्स क्रिएट हो जाएंगे, मतलब तुम्हें रिटर्न मिलता रहेगा उससे। या अगर तुम एक्सपेंडिचर करते हो ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये भी एक तरीके का जो है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, तुम्हारे असेट्स क्रिएट होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बेटा हमने दोनों अच्छे से कर लिए हैं, एक बार वापस से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ठीक है। चलो, एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है बेटा, जो बार बार नहीं करे जाते, बट ये क्या करेंगे, इधर क्रिएट्स एन असेट, या तो असेट क्रिएट करेंगे, आपकी लाइबिलिटी को कम कर देंगे। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना वो असेट क्रिएट करते हैं ना वो लाइबिलिटी कम करते हैं। चलो, बजट जो बनता है बेटा, बजट का जो रिजल्ट आता है, जैसे आप कोई भी स्टेटमेंट बनाते हो अकाउंट्स में, जैसे पीएनएल स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट्स वगैरह हो गई, तो उसका एक रिजल्ट बाहर निकलता है। यहाँ पे भी बजट में क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो पहला है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट किसको बोलते हैं, जहां पे आपके रिसिप्ट्स और आपके एक्सपेंडिचर जो है बेटा, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आप उस बजट को बैलेंस बजट बोल सकते हैं। द सेकेंड कम्स सरप्लस बजट, जब आपकी इनकम जो है बेटा, आपके जो रेवेन्यूज हैं, दे आर हायर देन योर एक्सपेंडिचर्स व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्स आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। जब आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो वो सरप्लस बजट आता है बेटा। ये मोस्टली जो होता है ये डेवलप कंट्रीज के अंदर होता है। अगर हम डेफिसिट बजट की बात करें, तो यहाँ पे आपके जो खर्चे हैं बेटा वो ज्यादा है और आपकी इनकम कम है। इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्स आर लेसर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे ज्यादा हो और आपकी रिसिप्ट्स कम हो,
तब डेफिसिट आता है। इंडिया का बजट स्टार्टिंग से डेफिसिट है बिकॉज वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री, इट वुड टेक सम टाइम टू डेवलप ना। बजटरी डेफिसिट में सर इसके भी टाइप्स होते हैं, हाँ बिल्कुल इसके भी टाइप्स होते हैं बेटा। अब बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा होना और इनकम कम होना ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स, जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है, जो कलेक्ट करती है उससे ज्यादा खर्च करती है, तब डेफिसिट आता है। कंसर्निंग द बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, द बजटरी डेफिसिट कैन बी इन 3 टाइप्स। रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है, जो रेवेन्यू अकाउंट से निकलेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तुम्हें कंपेयर करना है। सेकंड फिस्कल डेफिसिट्स है, एंड थर्ड जो है वो प्राइमरी डेफिसिट्स है बेटा। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है बेटा, देखो मैं आपको बहुत सिंपल वे से बता देता हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आपके रेवेन्यू खर्चे ज्यादा है, आपके रेगुलर खर्चे जो है वो ज्यादा है और आपके रेगुलर इनकम कम है, तो इसमें रेवेन्यू डेफिसिट आता है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ हमारे जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है और रिकरिंग इनकम्स है उसको हम देखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं। सेकेंड हम पढ़ते हैं कि हाउ टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। तुम अगर इस डेफिसिट को कम करना चाहते हो, सीधी सी बात है सर सरप्लस होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, सो देयर आर द डिफरेंट वेज जिसकी बाय टेकिंग दोज मेजर्स वी कैन रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। तो पहला है गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। या तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे जो है वो कम करने पड़ेंगे, ठीक है, या तो फिर गवर्नमेंट शुड इंक्रीज देयर रेवेन्यूज, या तो फिर तुम तुम्हारे खर्चे कम कर दो या तो तुम तुम्हारी इनकम को बढ़ा दो। तो बाय दिस वे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू डेफिसिट को जो है वो कम कर सकता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बेटा, देखो फिस्कल डेफिसिट के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अब बजट के 2 पार्ट बनते हैं, एक रेवेन्यू पोर्शन बनता है जहां पे हमारे रेगुलर इनकम्स और रेगुलर एक्सपेंडिचर्स आते हैं, दूसरा कैपिटल पोर्शन बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यूज। अब उन दोनों को प्लस कर दें, दोनों अगर एक ही साथ बना दें तो टोटल एक्सपेंडिचर में से आपको टोटल रिसिप्ट्स माइनस करना है और उसके साथ साथ उसमें आपको बोरिंग्स नहीं लेने हैं, क्योंकि बोरिंग्स जो होती हैं बेटा वो हमारी इनकम नहीं है, वी हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से तुम्हें तुम्हारी टोटल इनकम जो है वो कम कर देनी है और उसमें बोरिंग्स नहीं लेना है, और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा फिस्कल डेफिसिट के अंदर। ठीक है, बिकॉज सीधी सी बात है बेटा, बोरिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इनकम। इम्प्लीकेशन क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है तो तुम एक तो पहला डेट ट्रैप में फंस जाते हो क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी लोन लेके रखे हुए हैं जिसके ऊपर यू नीड टू पे द टैक्सेस। सेकेंड, इन्फ्लेशन हो सकती है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे कम है और खर्चे ज्यादा है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द रेट्स ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, फॉरेन डिपेंडेंसी आ जाएगी, हम किसी कंट्री पे डिपेंड हो जाएंगे कि अगर वो लोन देते हैं, वो ग्रांट करते हैं या वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी चीज हो सकता है। हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ, और जिससे फ्यूचर ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं अटक सकती है बेटा। चलो, दीज आर द डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके सम्स कराऊंगा तो वहां पे हमें ये सारी चीजें जो है वो हेल्प करेंगे बेटा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट, तुम कहाँ से इस डेफिसिट को कम कर सकते हो, तो एक बोरिंग्स ले सकते हैं, बोरिंग्स मतलब इनकम आ जाएगी अपने पास। डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग न्यू करेंसीज, ठीक है, गवर्नमेंट अगर नई करेंसी प्रिंट करती है तो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन। ये दोनों चीजें जो है वो गवर्नमेंट कर सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस। प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा लास्ट पोर्शन है बेटा, प्राइमरी डेफिसिट कैसे मिलता है, तो फिस्कल डेफिसिट जो आपने अभी जस्ट ढूंढा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, उसमें से बोरिंग्स, उसमें बोरिंग्स नहीं लेनी है तो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट था, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो अगर निकाल दिया जाए तो हमारे पास जो आंसर बचता है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। बेटा ये जो फॉर्मूलाज हैं आप याद कर लेना, नेक्स्ट टाइम जब हम पार्ट 2 में मिलेंगे तब मैं आपको कुछ सम्स कराऊंगा, ठीक है, और इट इज मैंडेटरी जो फॉर्मूलाज हैं वो हम याद रखें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करते हुए जाना। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।